हाय गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12 हिंदी मीडियम आरबीएससी बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक की। टॉपिक बेटा आप लोगों का देखिएगा कौन सा है, मानव में रासायनिक समन्वय। ठीक है, अब मानव में रासायनिक समन्वय, सबसे पहली बात कि ये टॉपिक जो है रासायनिक क्या कहता है, केमिकल्स। समन्वय का मतलब पता है क्या होता है, तालमेल बिठाना। क्या होता है बेटा, तालमेल बिठाना। यानी कि माना ये कोई एक अंग है, ठीक है, दूसरा अंग है, दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में किस तरीके से हैं, तो उसका मतलब होता है समन्वय, यानी कि तालमेल बिठाना। तो देखो क्या कह रही है, अब मानव शरीर में विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं होती हैं। उपापचयी क्रियाएं यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस। क्या होती हैं बेटा, मेटाबॉलिक रिएक्शन। और हमें पता है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन में दो टाइप की क्रियाएं आती हैं। एक तो है आप लोगों का क्या, कैटाबॉलिज्म, और एक है क्या, एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म में क्या है, दो अणु छोटे जुड़कर आपस में एक बड़े अणु का निर्माण करेंगे। एनाबॉलिज्म के अंदर एक अणु जो है वो बड़ा छोटे अणुओं का निर्माण करेगा, यानी कि विखंडन और संलयन की क्रियाएं होती हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, कक्षा 11 में आप लोग पढ़ चुके हो। तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। अब इन क्रियाओं के द्वारा जो निर्मित, अब ये जो क्रियाएँ हैं इनके द्वारा जो निर्मित जैव रासायनिक पदार्थ, जैव रासायनिक मतलब बायोकेमिकल पदार्थ जो हैं तथा वातावरण में होने वाले भौतिक रासायनिक परिवर्तनों का मानव को सामना करना पड़ता है। भाई दो है, एक तो देखो ये जो रिएक्शंस हो रही है इनसे बनने वाले उत्पादों का सामना हमें करना पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा पता है क्या हो रहा है कि मानव को जो आपके वातावरण में, आपके सराउंडिंग्स में जो परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है ना, जो आपके वातावरण में परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उनका सामना करना पड़ता है। तो मानव को विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए, यानी जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं उनको पूरा करने के लिए वातावरण के साथ समस्थापन, समस्थापन मतलब होम्योस्टेसिस, यानी कि एक ऐसी अवस्था जहां पर जो साम्य अवस्था है वो स्थापित हो जाती है। ठीक है, समस्थापन होता है साम्य अवस्था स्थापित करना, ठीक है, बनाना पड़ता है। इस कार्य के लिए शरीर का तंत्रिका तंत्र, कौन सा तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। इन दोनों तंत्रों के सम्मिलित अध्ययन को आप लोग क्या बोलते हो, न्यूरो एंडोलॉजी। न्यूरो मतलब जो आपके नर्वस सिस्टम से, और एंडोक्राइनोलॉजी मतलब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित है, ठीक है। अब ये सबसे पहली बात कि ग्रंथियाँ कितने प्रकार की हैं, ठीक है ना, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है भाई, 3 प्रकार की ग्रंथियाँ। लेकिन सबसे पहले जो हम लोग बात करें तो हमें पढ़ना है बेटा अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ना है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। अब सुनिएगा मेरी बात, सबसे पहले 3 टाइप की ग्रंथि होती है, मैं यहाँ समझाता हूँ ब्लैंक पेज के ऊपर। ग्रंथि, ग्लैंड, यानी वो उभार, वो प्रोजेक्शंस जिसमें से कुछ ना कुछ बाहर स्त्रावित होता है या कुछ ना कुछ बाहर निकलता रहता है, क्या कहलाती है, ग्रंथि कहलाती है, ठीक है। जिससे कुछ ना कुछ जो है वो क्या है, बाहर निकलता रहता है, उसे आप लोग क्या बोलते हो, ग्रंथि बोलते हो, ठीक है। अब ग्रंथियाँ सामान्यतः 3 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं बेटा, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, सबसे पहली है आपकी बहिस्त्रावी। कौन सी है बेटा, बहिस्त्रावी, ठीक है। बहिस्त्रावी की अगर हम लोग बात करें तो वो ग्रंथि जो सामान्यतया, बहिस्त्रावी मतलब माना ये कोई ग्रंथि है और ये इसका टारगेट है, तो ये अपनी खुद की नलिका के द्वारा, तो यानी इसके स्त्राव को टारगेट तक, लक्ष्य अंग तक ले जाने के लिए खुद की नलिका होती है, इसीलिए इन्हें नलिका युक्त या डक्टेड ग्लैंड भी बोला जाता है, नलिका युक्त ग्रंथियां भी बोला जाता है। अंतःस्रावी, अंतःस्रावी का मतलब क्या है, ये कोई ग्रंथि है, ये उसका टारगेट है, ठीक है ना। अब ये क्या करेगी, बीच में जो है ये ब्लड है, ओके, तो अपने जो स्त्राव है, अपने हार्मोन्स है, उनको ब्लड में डाल देती है और ब्लड के द्वारा वो उस टारगेट तक पहुंचता है। तो ये क्या है, अंतःस्रावी, ठीक है। और एक है मिश्रित। मिश्रित क्या है, जो दोनों की तरह, बहिस्त्रावी और अंतःस्रावी दोनों की तरह वर्क करे, वो क्या कहलाती है बेटा, मिश्रित ग्रंथि कहलाती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं बहिस्त्रावी ग्रंथियाँ, एक्सोक्राइन। ये ग्रंथियां अपने स्त्राव को, स्त्राव मतलब हार्मोन को, नलिकाओं के माध्यम से, नलिकाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है, इसलिए इन्हें नलिका युक्त ग्रंथियां या डक्ट ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है ना। बहिस्त्रावी मतलब, ठीक है, यानी कि जहाँ ग्रंथि जो है वो सीधे अपने टारगेट के बीच में कांटेक्ट में रहती है, ठीक है, इसे आप लोग क्या बोलते हो, बहिस्त्रावी ग्रंथि बोलते हो, ठीक है बेटा। क्लियर है, क्लियर है ना, ओके।
आगे देखो क्या कह रहे हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ये ग्रंथियाँ नलिका विहीन ग्रंथियाँ हैं। कैसी ग्रंथियाँ हैं बेटा? नलिका विहीन, यानी कि इनमें कोई नलिकाएं नहीं होती हैं। ओके, और अपने स्त्राव को रक्त के द्वारा, किसके द्वारा? रक्त या रुधिर के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों तक पहुंचाती है। क्लियर है? क्लियर है ना बेटा? अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा जिन रासायनिक यौगिकों का स्त्राव किया जाता है उन्हें हार्मोन कहते हैं। ये भी समझ में आया? ये भी समझ में आया भाई? जो रासायनिक यौगिक इनके द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हो आप लोग? हार्मोन बोलते हो। जैसे उदाहरण के लिए पीयूष ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड। अच्छा, एक और बात, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो हैं ये सामान्यतया रुधिर वाहिनियों के समीप स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है बेटा? रुधिर वाहिनियों के समीप स्थित होती है। याद कीजिएगा, लिख लीजिएगा। क्यों स्थित होती है? क्योंकि ये अपने द्वारा स्त्रावित पदार्थों को सीधा कहाँ डालती हैं? ये अपने द्वारा स्त्रावित पदार्थों को सीधा। अब देखो, मिश्रित ग्रंथियाँ क्या होती है? इस प्रकार की जो ग्रंथियाँ हैं बेटा, वो सामान्यतया बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों की तरह काम करती है, यानी कि इनमें नलिकाएँ भी होती हैं। ओके, और ये अंतःस्त्रावी ग्रंथियों की तरह, एक तो नलिकाएँ हैं, दूसरा अंतःस्त्रावी की तरह ये रुधिर जो वाहिनियाँ हैं, क्या है? रुधिर वाहिनियों के समीप होती हैं। ठीक है, ओके, जैसे अग्नाशय ग्रंथि, पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स। ठीक है, ओके, आगे देखो क्या करें। क्लॉड बर्नार्ड जो है उन्होंने सन 1855 में अंतःस्त्राव यानी कि इंटरनल सिक्रीशन शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था। स्टार बना दीजिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है ना, काफ़ी बार ये क्वेश्चन लेके आता है कि किसने दिया था सबसे पहले शब्द का प्रयोग? क्लॉड बर्नार्ड ने। और थॉमस एडिसन को आप लोग अंतःस्त्रावी विज्ञान का जनक बोलते हो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले इसने अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के बारे में बताया था। और 1905 में जो स्टर्लिंग थे, उन्होंने हार्मोन को एक उत्तेजक पदार्थ की संज्ञा दी थी। उत्तेजक मतलब जो उत्तेजना बनाता है, यानी कि जो किसी भी रिएक्शन की रेट को क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को, यानी कि क्रिया की दर को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। ठीक है, ओके, इसलिए अब उत्तेजक क्या होता है बेटा? उत्तेजना पैदा करता है, क्रिया की दर को बढ़ाता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में ना बेटा? क्लियर है? अब क्या कह रहे हैं देखो, बेलिंस और स्टर्लिंग ने 1903 में ग्रहणी की श्लेष्मिक कला की स्त्रावी कोशिका की सबसे पहले हार्मोन प्राप्त किया, जिससे सिक्रेटिन का नाम दिया। ओके, अब बेलिस और स्टर्लिंग ने सबसे पहले ग्रहणी क्या होती है? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में, उसकी जो श्लेष्मिक, उसकी जो म्यूकस लेयर है, म्यूकस लेयर में से की स्त्रावी कोशिका में से एक हार्मोन प्राप्त किया, जिसे क्या नाम दिया गया? सिक्रेटिन हार्मोन का नाम दिया गया। ठीक है, हार्मोन्स क्या है? एक ऐसा रासायनिक दूत है। दूत मतलब भाई जो किसी भी ग्रंथि से निकलता है और किसी काम को करवाता है। ठीक है ना, दूत तो यही होता है ना बेटा, कि भाई जो जहाँ से आ रहा है और किसी का भी काम लेके आ रहा है और उसको काम को करवा रहा है। ठीक है ना, जो हमारे भोजन में प्राकृतिक रूप से नहीं होता। ठीक है, ओके, हमारे भोजन में नहीं होता और प्राकृतिक रूप से अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के द्वारा ही संश्लेषित किया जाता है, यानी कि खाने से हम लोग नहीं ले सकते हार्मोन्स को। आई बात समझ में? वो क्या है? अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के द्वारा ही काम में लिया जाता है। ओके, और इनके अणु छोटे होते हैं तथा इनका अणुभार बहुत कम होता है। ये भी हमें समझ में आया, अणु छोटे और इनका अणुभार क्या है? बहुत कम है। ये रक्त के द्वारा, किसके द्वारा? रक्त के द्वारा पूरे शरीर में संचरित होते हैं, यानी कि पूरे, अब किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में घूमते रहते हैं। संचरित होना मतलब घूमना। अधिकांश हार्मोन जल में घुलनशील है। अधिकांश हार्मोन क्या है? जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। रासायनिक दृष्टि से अगर हम लोग बात करें, पॉइंट ऑफ व्यू, केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो रासायनिक दृष्टि से हार्मोन्स जो अधिकतर प्रोटीन जैसे इंसुलिन आदि प्रकृति के होते हैं, तथा कुछ प्रोटीन के व्युत्पन्न मतलब प्रोटीन से उत्पन्न, जैसे प्रोटीन के जैसे, व्युत्पन्न मतलब उनके जैसे थायरॉक्सिन, लिपिड के रूप में स्टेरॉइड्स, प्रोजेस्टेरोन, ओके, होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन के आधार पदार्थ कोलेस्ट्रॉल होता है। स्टेरॉइड हार्मोन्स का जो आधार पदार्थ है वो क्या है? कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है ना, यानी कि उनका जो बेस क्या है स्टेरॉइड्स का? कोलेस्ट्रॉल। और नॉन स्टेरॉइडल के अंदर क्या होते हैं? प्रोटीन्स भी हो सकती हैं। ठीक है, ओके। अब देखो क्या कह रहे हैं, मानव अंतःस्त्रावी ग्रंथियों की संरचना, कार्य एवं हार्मोन्स असंतुलन संबंधी मुख्य रोग। ठीक है ना, हमें क्या पढ़ना है? अंतःस्त्रावी ग्रंथियों की संरचना पढ़नी है, कार्य पढ़ने, उनके हार्मोन्स उनसे कौन से निकलते हैं वो पढ़ने, और उनके असंतुलन से कौन कौन से रोग होते हैं। तो मानव शरीर के विभिन्न स्थानों में अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ स्थित होती हैं। मानव की मुख्य अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ निम्नलिखित है। पहली है हाइपोथैलेमस, इसे आप लोग हेडमास्टर ग्लैंड बोलते हो। ठीक है, दूसरे पीयूष, पिट्यूटरी, ये क्या कर रही है? ये बाकी सारी जो थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, पीनियल बॉडी है, ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि है, अधिवृक्क, एड्रिनल, वृषण और अंडाशय। ठीक है, इन दोनों
अब देखिए बेटा वृषण और अंडाशय। अब हाइपोथैलेमस को आप लोग क्या बोलते हैं, हेडमास्टर ग्रंथि बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि के ऊपर अपना नियंत्रण रखती है, और पीयूष ग्रंथि क्या करती है, बाकी सारी ग्रंथियों के ऊपर अपना नियंत्रण करती है, इसलिए आप लोग इसे क्या बोलते हो, मास्टर ग्लैंड यानी कि मास्टर ग्रंथि बोलते हो। ठीक है, ओके। कहाँ कहाँ है बेटा, अब सुनिएगा। हाइपोथैलेमस जो है ये आप लोगों के मस्तिष्क के डायएन्सेफेलॉन के अंदर है। ठीक है, जो प्राइम मस्तिष्क है उसका डायएन्सेफेलॉन में होती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस के जस्ट इस साइड आप लोगों की पीनियल ग्रंथि होती है डायएन्सेफेलॉन के अंदर ही, और उसके नीचे जो है आप लोगों का जो नॉर्मली आप लोगों का हिंड ब्रेन है, ठीक है, मध्य मस्तिष्क और अर्ध मस्तिष्क है, उसके अंदर क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि होती है। ठीक है, और गले के ऊपर वाले भाग में बेटा पैराथायराइड होती है। पैराथायराइड के नीचे थायराइड। थायराइड ग्रंथि जो है वो द्विपालित है, इसके अंदर देखो 2 पाली है इस तरीके से। ठीक है, और ये ऊपर जो है पैराथायराइड लगी रहती है। थायराइड के नीचे बेटा थाइमस ग्लैंड होती है। थाइमस, अब आप थोड़े से चेस्ट एरिया को यानी कि इस वक्ष गुहा को नीचे निकल कर आए तो हर एक किडनी, जो आप लोगों की किडनी है, किडनी के ऊपर जो है आप लोगों की अधिवृक्क ग्रंथि होती है। ठीक है, और आप लोगों के जो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में, ठीक है ना, लिवर के साथ में अटैच होती है कौन सी, अग्नाशय पैंक्रियाज, और ये आपस में लेकर हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट बनाती है। ठीक है ना, क्लियर है। और मादा में जो जनन ग्रंथि है अंडाशय कहलाती है, नर में जो जनन ग्रंथि है वृषण है। अच्छा, अंडाशय की क्या खास बात है, ये आप लोगों के उदर गुहा में यानी कि पेल्विक कैविटी में होते हैं, लेकिन वृषण क्या है कि ये उदर गुहा से बाहर स्क्रोटम में स्थित होते हैं, यानी कि आप लोगों के वृषण कोष में स्थित होते हैं। ठीक है ना, तो ये अच्छा, ये दोनों ग्रंथियाँ जनन कंबाइंड रूप से सहायक रूप से यानी कि एक दूसरे के साथ में मिलकर ये जनन ग्रंथि कहलाती है, और जनन ग्रंथियाँ जो है वो नर में अलग प्रकार की, नर में वृषण होते हैं और मादा में क्या होती है, अंडाशय। ओके, अब बात करूँ मैं अंडाशय, वृषण, अग्नाशय, ठीक है ना, ये क्या होती है, नॉर्मली ये ग्रंथियाँ जो है पेयर के फॉर्म में होती हैं, जोड़े के फॉर्म में होती हैं। ठीक है ना, यानी ये संख्या में कितनी है, 2 हैं। कौन कौन सी, अग्नाशय, अधिवृक्क, ठीक है, सॉरी अधिवृक्क, एडिनल, ठीक है, अंडाशय और वृषण, ये ग्रंथियाँ क्या है, पेयर के फॉर्म में, यानी कि संख्या में कितनी है, 2 हैं। ओके, क्लियर है ना बेटा। ओके, अब देखो हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। सबसे पहली ग्रंथि है, तो इसे आप लोग क्या बोलते हो, हेड मास्टर ग्लैंड भी बोलते हो। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, हेड मास्टर ग्रंथि। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो मास्टर ग्लैंड है, पीयूष, पिट्यूटरी, ठीक है, ये पीयूष ग्रंथि के ऊपर अपना नियंत्रण करती है। ओके, अब हाइपोथैलेमस जो है वो किसका भाग है, अग्र मस्तिष्क का भाग है। मैंने बोला था जो डायएन्सेफेलॉन की गुहा डायोसील में तृतीयक निलय के फर्श का निर्माण करती है। ठीक है, आई बात समझ में, यानी जो डायएन्सेफेलॉन की गुहा डायोसील के अंदर होती है और तृतीयक निलय के फर्श का निर्माण करती है। ठीक है, इसमें दूसरा द्रव्य ग्रे मैटर के अनेक क्षेत्र होते हैं। आई बात समझ में, और यही ग्रे मैटर क्या कहलाते हैं बेटा, हाइपोथैलेमिक केंद्र कहलाते हैं। क्लियर है, क्लियर है। ये क्षेत्र विशेष मोचक हार्मोन का संश्लेषण करते हैं। मोचक मतलब रिलीजिंग, जो किसी के निर्माण को प्रेरित करते हैं, इन्हें आप लोग प्रेरित हार्मोन भी बोलते हो। ठीक है, प्रेरित हार्मोन भी बोलते हो। ठीक है, प्रेरणा देने वाले यानी कि किसी भी चीज़ को बढ़ावा देने वाले। ठीक है, ये हार्मोन इस ग्रंथि से मिलकर पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली को विभिन्न हार्मोन स्रावित करने हेतु प्रेरित करते हैं। आगे ना उद्दीपित करते हैं, यानी कि उसको प्रेरित करते हैं। यानी ये क्या करते हैं कि पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली के ऊपर जाते हैं और उनके हार्मोन्स को प्रेरित करते हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथि एक वृंत सदृश इन्फंडिबुलम के द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई रहती है। आई बात समझ में, यानी जो पीयूष ग्रंथि है वो क्या है, इन्फंडिबुलम के द्वारा किससे जुड़ी हुई है, हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई रहती है। इन वाहिनिकाओं के द्वारा नियमनकारी हार्मोन मतलब जो संदमक हार्मोन है, जो रेगुलेटरी हार्मोन है, ठीक है, प्रवाहित होते हैं। ओके, तो हाइपोथैलेमस से इन शॉर्ट हम लोग बात करें तो 2 प्रकार के हार्मोन, मोचक हार्मोन जिसे आप लोग रिलीजिंग या प्रेरक हार्मोन बोलते हो, और निरोधी हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन जिसे आप लोग संदमक हार्मोन बोलते हो, का संश्लेषण किया जाता है, जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा हार्मोन के उत्पादन तथा स्त्रावण का नियंत्रण करते हैं। इस कारण हाइपोथैलेमस को, अब सुनना मेरी बात, अब ये क्या कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि के ऊपर अपना नियंत्रण रख रहा है, तो इसीलिए हाइपोथैलेमस को अंतःस्रावी नियमन का सर्वोच्च कमांडर, सुप्रीम कमांडर या फिर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। सुप्रीम कमांडर मतलब सबके ऊपर अपना नियंत्रण रखने वाली। ठीक है भाई, सब पर अपना नियंत्रण पीयूष ग्रंथि रख रही है और ये पीयूष के ऊपर भी अपना नियंत्रण रखती है। ओके, या फिर देखो दिया हुआ ना, प्रधान ग्रंथि का भी नियंत्रण, लेकिन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। समझ में आया, प्रधान कौन सी है यहाँ पर, पीयूष ग्रंथि है, और पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल कर रही है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर या फिर हेड मास्टर। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण के द्वारा हाइपोथैलेमस शरीर की अधिकांश क्रियाओं पर नियंत्रण करती है। आई बात समझ में,
तो ये इसका मेन रोल क्या है कि भाई ये इसके द्वारा हाइपोथैलेमस जो है वो अधिकांश क्रियाओं पर नियंत्रण भी कर सकती है, ठीक है। हाइपोथैलेमस लगभग 10 प्रकार के न्यूरो हार्मोन्स का, न्यूरो हार्मोन अंतःस्रावी हार्मोन का स्त्राव करती है, जो पीयूष ग्रंथि के स्त्रावी हार्मोन्स को भी नियंत्रित करते हैं। जैसे कौन कौन से? पहला है वृद्धि हार्मोन, मोचक हार्मोन। मोचक मतलब जो प्रेरित करने वाला होता है, यानी कि वृद्धि हार्मोन को प्रेरित करता है। ये वृद्धि हार्मोन के स्त्रावन का प्रेरण, मैंने बोला प्रेरित मतलब जो प्रेरणा देगा, यानी कि जो बोलेगा कि आप उसको रिलीज करो, ठीक है। इसका अपोजिट होता है GnRH, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। वृद्धि हार्मोन, निरोधी हार्मोन, ये क्या करता है? जो ये हार्मोन को स्त्रावित करता है, इसके संदमन को, यानी कि इसको रोकता है। थायरोट्रोपिन मोचक हार्मोन TRH, ये क्या करता है? थायरोट्रोपिन की स्रावन का उत्तेजन करता है। प्रोलैक्टिन PRH होता है, ठीक है ना, ये प्रोलैक्टिन के मोचन का प्रेरण करता है। ओके, अब ये PRIH जो होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, तो ये इस हार्मोन के संदमन को रोक करेगा, यानी कि इसको रोकेगा। MSHRH मेलानोसाइटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रेरण करता है। ये मेलानोसाइट क्या करता है? ये आपकी त्वचा के रंग को निर्धारण करता है। आई बात समझ में? किसके रंग को निर्धारित करता है? त्वचा के रंग को निर्धारित करता है। अगला देखो क्या कह रहा है? MSIH यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग निरोधी हार्मोन, ठीक है, इनहिबिटरी हार्मोन। आई का मतलब होता है बेटा इनहिबिटरी, रोकने वाला। क्या होता है? इनहिबिटरी। और आर का मतलब होता है रिलीजिंग, यानी कि जो किसी को रिलीज करा रहा है, यानी कि प्रेरित करा रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इस हार्मोन के स्त्रावन को रोकेगा, ठीक है ना। कॉर्टिकोट्रोपिन CRH, इसे आप लोग कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन के स्त्रावन का, और LH ल्यूटिनाइजिंग, ठीक है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के मोचन का प्रेरण करता है। और पुट्टिकीय स्टिमुलेटिंग, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन है। ये पुट्टिकाओं के, ये पुट्टिकीय स्टिमुलेटिंग FSH के हार्मोन के नियंत्रण क्या करता है? ये उसको प्रेरित करता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो गई कंप्लीट, ठीक है बेटा, क्लियर है।